नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो सब ठीक होंगे। तो टॉपिक 2 आज का काफ़ी बच्चों द्वारा बोला गया कि ये टॉपिक आप लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ये टॉपिक स्पेशली प्रीलिम्स के लिए और स्पेशली मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये हाल ही में ये करंट के जो ऐसे कोरोना के जो हालात खड़े हुए हैं, तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और 110% प्रीलिम्स में या फिर मेंस में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक 2 सब्सक्राइब कीजिए सिविल सर्विसेज को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आइए ध्यान से आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैव आतंकवाद देखिए क्या बोला गया है कि बायोटेररिज्म is the issue on bacteria, viruses, germs to proportionally harm large quantities of people or communities. These weapons are spread through air, water, food sources. क्या बताया गया है कि ये जो बायोटेररिज्म है वो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स से फैलते हैं और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पीपल, कम्युनिटीज, उसके जो ये फैलाव है उसके द्वारा ये बहुत ज्यादा पीपल और कम्युनिटीज के द्वारा ये उसमें फैलता है। ठीक है, दिस वेपन्स, ठीक है, इसे एक प्रकार का वेपन ही माना गया है। ठीक है, और जो ये फैलाव है ये किसके द्वारा होता है, तो एयर, वाटर, फूड, इसके द्वारा इसका फैलाव होता है। ये उसके मेनली सोर्स है। अगर आसान भाषा में बताऊं तो आपने क्रिश मूवी देखी होगी या फिर जो एक साउथ की है चेन्नई वर्सेस चाइना, या फिर काफी ऐसी मूवी बनी है बायो टेररिज्म, बायो वेपन्स के ऊपर। ठीक है, देखिए बायो टेररिज्म इज द रेयर इज यूज्ड थ्रेटन पीपल, गवर्नमेंट्स एंड कंट्रीज। ये जो बायो वेपन्स है, बायो टेररिज्म है, ये डराने, थ्रेटन, ठीक है, पीपल्स, गवर्नमेंट और कंट्रीज के उसको डराने के लिए ये बायो टेररिज्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इसके संदर्भ के देख लेते हैं क्या है। पूरा का पूरा ये मेंस का कोर आपको करवाया है। ठीक है, देखिए हाल ही में संसदीय समिति द्वारा द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक एंड इट्स मैनेजमेंट रिपोर्ट में समिति ने जैव आतंकवाद पर कानून की आवश्यकता को कोरोना महामारी की सीख के रूप में चिन्हित किया है। किसके द्वारा, संसदीय समिति द्वारा जारी आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक एंड इंसेक्ट मैनेजमेंट एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें समिति ने क्या कहा कि जैव आतंकवाद पर कानून की आवश्यकता है। ये कहां से, क्योंकि कोरोना महामारी की सीख के रूप में ये चिन्हित किया गया है। अरे ये तो भाई अभी तो कोरोना काल आया, इससे पहले भी जब 19वीं सेंचुरी थी तब भी ऐसे मतलब बायो टेररिज्म का प्रसार हुआ था। तब पता नहीं था कि इसे बायो टेररिज्म कहते हैं, अब इसको नाम दिया गया कि ये बायो टेररिज्म है। ठीक है, तब इसके लिए कोई कंपलसरी एक कानून बनना चाहिए। ठीक है, लॉ बनना चाहिए इसके। आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में संसदीय समिति ने द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक एंड इट्स मैनेजमेंट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें समिति ने कोरोना के दौरान हुई समस्याओं को संदर्भित किया है। ठीक है, कोरोना के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई है उसको संदर्भित किया है। ठीक है, इस समिति द्वारा स्वास्थ्य के व्यय को बढ़ना, ओपीडी का बंद होना, ओपीडी मतलब जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं उसका बंद होना, फिर डिजिटल डिवाइड तथा आत्महत्या का बढ़ने को कोरोना की समस्याओं के रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, इससे काफी जान मान की हानि हुई है, जान माल की। इसमें ओपीडी, स्वास्थ्य का पैसों का खर्च हुआ है, डिजिटल डिवाइड तथा आत्महत्या बढ़ने का जो उदाहरण कोरोना के काल में पेश हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में समिति ने जैव आतंकवाद को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता को कोरोना की सबसे बड़ी सीख के रूप में चिन्हित किया है, या फिर बताया है कि अब कानून की जरूरत है ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन के लिए। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि रिपोर्ट का नाम याद रख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि प्रीलिम्स के लिए रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए क्या है जैव आतंकवाद, तो कि भाई जैव आतंकवाद एक प्रकार की उद्देश्यपूर्ण हिंसक आतंकवादी कार्य है, एक हिंसक आतंकवादी कार्य है जिसमें जैविक हथियारों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे जैविक हथियार मतलब क्या होता है। इस विद्या में प्राय विषाणु जीवाणु जैसे जैविकीय माध्यमों से उसका प्रयोग होता है। किसका? कि जीवाणुओं का, विषाणुओं का, ऐसे माध्यमों का उपयोग होता है। वायरसेस का उपयोग, बैक्टीरिया का उपयोग होता है जो मानव पौधा और मानव अथवा पौधे उसको उसकी कोशिकाओं के पहुंचकर उसको हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, और इससे संक्रमित व्यक्ति को अपंगता या मृत्यु तक हो सकती है। ठीक है, इससे व्यक्ति मर भी सकता है और अपंग भी, पैरालिसिस भी हो सकता है। इसका प्रयोग आतंकवादी आतंकवादी प्रयोग के साथ साथ तकनीकी संपन्न राष्ट्र भी कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग आतंकवादी के साथ साथ तकनीकी संपन्न राष्ट्र भी कर रहे हैं। यानी कि तकनीकी संपन्न राष्ट्र मतलब यूरोपियन कंट्रीज देख लेते हैं, चाइना देख सकते हैं, तो इनके पास भी बायो वेपन्स या उसके लिए प्रयोगशाला में ऐसे हथियार उत्पन्न पैदा करते हैं। ठीक है, ऐसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अभी तो इसके लिए रूल बन गए हैं ताकि रूल अगर अगर कोई भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो बायो टेररिज्म की शक्यता बहुत बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, 1940 में ब्रिटिश 1940 ब्रिटेन टेस्ट एंथ्रेक्स ऑन स्कॉटिश आइलैंड्स ऑन ग्रीनलैंड। 1940 में ब्रिटिश टेस्ट एंथ्रेक्स ऑन, एंथ्रेक्स मतलब ये एक प्रकार का बायो वेपन से, ऑन स्कॉटिश आइलैंड एंड ग्रीनलैंड ब्रिटिश लोगों ने टेस्ट किया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1979 में स्क्वेरोडिश रशिया किल्ड 68 किल्ड इन एंथ्रेक्स एक्सीडेंट। एंथ्रेक्स एक्सीडेंट वाला रशिया में 68 पीपल की मौत हो गई थी। फिर 1995 में यूएस द्वारा कहा गया कि 17 कंट्रीज है बायो वेपन्स, उसके पास बायो वेपन्स है। ठीक है, और 1995 में टेररिस्ट ग्रुप इन जापान रिलीज सेरिन एंड एंथ्रेक्स। ठीक है, 1995 में एक टेररिस्ट ग्रुप द्वारा जापान में सेरिन और एंथ्रेक्स का फैलाव किया गया था। ये सब बायो वेपन्स ही है। ठीक है, ये अगर ये गोली जिसको मारते हैं ना, गोली, उससे मौत होती है ना, उससे भी ज्यादा इसमें मौत होती है। ठीक है, और 2001 में एंथ्रेक्स ऑलरेडी इन यूएसए एंड केन्या। ठीक है, 2001 में जो एंथ्रेक्स अलर्ट इन यूएसए एंड केन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं कंटिन्यूटी। आधुनिक काल में जैव आतंकवाद ऐसी गतिविधि है जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीवाणु विषाणु को मानव द्वारा ही प्रकृति अथवा परिवर्तित रूप में विकसित कर अपने लक्ष्य साधने हेतु किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्दोष जनता, पशुओं अथवा पौधे को गंभीर रूप से हानि पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या है, बताया गया है कि अपने देश को संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, या फिर किसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, चाइना अमेरिका देख लीजिए या फिर नॉर्थ कोरिया अमेरिका देख लीजिए, तो ऐसे मतलब देश होते हैं, मतलब इस टाइप के, तो इससे जो दुश्मनावट भरा होता है जो देश, उसके हेतु किसी राष्ट्र के विरुद्ध निर्दोष जनता, पशु और पौधे को गंभीर रूप से हानि पहुंचाने के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयुक्त प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे पता भी नहीं चलता कि किस देश के द्वारा ये वेपन यूज किया गया था। तो इतना खतरनाक हथियार है बायो टेररिज्म। देखिए जैव आतंकवाद में प्रयुक्त पदार्थ, जैव आतंकवाद के लिए प्रयोग होने वाले पदार्थों को सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन द्वारा कुछ प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। कौन से वर्ग है, तो एक तो ए, फिर बी, सी। ठीक है,
ये थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे सोल्व हो जाएगा, ठीक है, घबराइएगा नहीं। देखिए कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, इन तीनों के एग्जांपल भी दिए कि कैटेगरी ए में कौन कौन से, तो एंथ्राक्स एंड स्मॉल पॉक्स कैटेगरी ए में आते हैं। कैटेगरी में बी में कौन आता है, तो सेलामोनेला, ये कैटेगरी बी में आता है। और इन्फ्लुएंजा और एचआईवी है, ये कैटेगरी 3 में आते हैं। अभी हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल वेलफेयर में क्या हुआ था, देखिए हिस्ट्री में चलते हैं थोड़ा। देखिए 1346 में सीन्स ऑफ कफा यानी कि प्लेग फैला था। फिर 1963 में क्या हुआ था, फ्रेंच एंड इंडियन वॉर हुई थी, उसमें स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया बोलते हैं ना, स्मॉल पॉक्स, ये हुआ था जो छोटे छोटे दाने निकलते हैं। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ था कि जर्मन प्रोग्राम एंथ्रेक्स एंड ग्लैंडर्स फैला था। फिर 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल बेन्स बायोलॉजिकल वेपन, 1925 में पहली बार कदम उठाया गया जिनेवा प्रोटोकॉल के माध्यम से कि बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन किया जाए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज प्रोग्राम एंथ्रेक्स, प्लेग, कोलेरा और सिंगेला, ये जापानीज प्रोग्राम के जब हुआ था तब ये फैला था, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। वर्ग एक में अब समझ लेते हैं कि क्या है वर्ग एक में। देखिए इस श्रेणी में ऐसे पदार्थ आते हैं जो जिनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का संक्रमण दर अत्यधिक होता है, ठीक है। याद रखने वाला ये ए बी सी, ये तीनों याद रखना है, ठीक है। इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है, ठीक है। भारी संख्या में जनहानि होती है। 3 कैटेगरी में जैविक पदार्थ बटा गए, ये वर्ग ए है, ठीक है। अतः इनसे निपटने हेतु विशिष्ट स्वास्थ्य जागरूकता के साथ साथ तैयारी की जरूरत पड़ती है। और इस श्रेणी के कारकों वाले कुछ बीमारी एंथ्रेक्स और प्लेग इत्यादि है। अब बी कैटेगरी में जैविक पदार्थ है ये क्या होता है कि ये वर्ग ए से थोड़ी मंद गति से फैलते हैं, फैलते तो है, जरूर फैलते हैं, पर ये ए से मंद गति पर फैलते हैं। और इसकी मृत्यु दर भी जो होती है वो ए से अपेक्षा मृत्यु दर कम होती है। और इसके उदाहरण में ब्रुसेलोसिस, ग्लैंडर और ऐसे रोग है। देखिए ब्रुसेलोसिस मतलब जो आपको पशुओं में जो इससे पहले टेस्ट सीरीज मैंने ली थी तब इससे एमसीक्यू पूछा गया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेस्ट सीरीज जरूर देखिए, ठीक है। जो पशुओं में जो दांत के अंदर या फिर पेड़ों में जो सूजन आ जाती है, सड़ा बैठ जाता है, तो उसको ब्रुसेलोसिस बोलते हैं। एक बार इंटरनेट पर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि सी। अब सी क्या है, देखिए ये सरलता से प्रसारित होते हैं, ठीक है। अब इससे अधिक बीमारी फैलने की संभावना रहती है, ठीक है। अधिक बीमारी, बहुत अधिक बीमारी फैलने की संभावना रहती है। उदाहरण तरीके निपाह वायरस, ठीक है, निपाह वायरस। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि निपाह वायरस किसके द्वारा फैलता है, ठीक है। ऐतिहासिक आधार पर देखिए इसका प्रयोग देखते हैं। देखिए किस किस द्वारा हिस्ट्री में इसके द्वारा प्रथम प्रयोग किया गया था कि सर्वप्रथम मेसोपोटामिया तथा असुर साम्राज्य के मध्य युद्ध में जैविक शस्त्रों का प्रयोग किया देखने को मिला था, उसके द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा कि मेसोपोटामिया तथा असुर साम्राज्य के मध्य युद्ध में जैविक शस्त्रों का प्रयोग किया गया था। फिर दूसरा क्या है कि रोम साम्राज्य में फैला ब्लैक डेथ, ठीक है, ब्लैक डेथ नामक महामारी भी, इसमें मृतक पशुओं को रोमन साम्राज्य के शहरों के समीप, ठीक है, रोमन साम्राज्य के शहरों में जो मृतक पशु होते हैं उसके समीप मंगोलों द्वारा फेंकने से हुई थी। मंगोलों द्वारा मृतक पशुओं के शरीर को रोमन साम्राज्य के शहर है उसमें फेंका गया था और उससे ब्लैक डेथ नामक इसको नाम दिया गया था, ब्लैक डेथ, ठीक है। तो उससे बीमारी फैली हुई थी, ठीक है। ये बीमारी बहुत लोगों की जान गई थी, आप देख लीजिएगा, ब्लैक डेथ इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा। आधुनिक युग में इसका प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, ठीक है। अब आधुनिक काल में 1940 से 18 तक जर्मन सैनिकों द्वारा जो विश्व युद्ध में इसका प्रयोग, बायो वेपन्स का प्रयोग किया गया था। और चीन तथा जापान के मध्य युद्ध में जापान द्वारा जैविक शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चीन तथा जापान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें जापान के द्वारा इन शस्त्रों का, जैविक शस्त्रों का प्रयोग किया गया था।
आइए देखिए देखिए प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा जैविक शस्त्रों का प्रयोग के उपरांत इसकी विनाशकता सबने देखी, ठीक है, जर्मनी द्वारा। फिर उसके रोकथाम के उपाय का प्रारंभ हो गया, ठीक है, अब तो कोई रोकने के लिए 1925 में जो जिनेवा कन्वेंशन, आगे हमने देख लिया कि जिनेवा कन्वेंशन सर्वप्रथम जैविक हथियारों पर नियंत्रण करने के लिए इस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात हुई, परंतु कोई ठोस परिणाम नहीं आया, मतलब मीटिंग फेल हो गई, ठीक है। 1925 में प्रयत्न किया गया था। उसके बाद 1972 में कितने साल बाद विश्व जैविक हथियार अभिसमय पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए, और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जैविक हथियारों के विरुद्ध पहली बड़ी सफलता थी। भारत ने 1973 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए और मार्च 1975 में इस संधि को लागू कर दिया गया, और आज इस अभिसमय के 183 सदस्य है, ठीक है। और इस अभिसमय का मूल उद्देश्य क्या है कि इसे वैश्विक स्तर पर जो जैविक युद्ध की संभावना को कम करना है तथा किसी भी स्थिति में जैविक शस्त्रों के उत्पादन, संग्रहण, वितरण को रोकना है, ठीक है, तो याद कर लेना। देखिए अब इसके निष्कर्ष क्या देखते हैं। मेंस में निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर चेकर होते हैं ना, वो लास्ट में निष्कर्ष आपका जरूर देखते हैं, तो आपका निष्कर्ष एकदम प्रभावशाली होना चाहिए और एकदम बैलेंसेबल होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं, इतना नेगेटिव भी नहीं, ठीक है, तो इतना बैलेंस पूर्ण होना चाहिए। देखिए अब इसका निष्कर्ष क्या देखते हैं। देखिए पिछले वर्ष से अस्तित्व में आने वाले नोवल कोरोना वायरस के संपूर्ण विश्व संकटग्रस्त है, ये हम सब लोग जानते हैं। इनकी शुरुआत चीन के वहां वुहान शहर से हुई थी। कई देशों द्वारा चीन पर आरोप लगाए गए कि इस महामारी के वायरस को चीन की प्रयोगशालाओं में तैयार किया गया था। ऐसी स्थिति में जैव आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। भारत ने कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित देशों में रहा था। शुरुआत में तो सबको लगा था कि अभी भी आ रहा है, इतना सब नहीं फैलेगा, फिर बाद में इतनी क्रूशियल परिस्थिति हो गई थी, आप लोग सब जानते हैं, अर्थव्यवस्था की गड़बड़ा गई, रिसेशन, अभी तो हम रिसेशन में चल रहे हैं, ठीक है, आज ही के न्यूज़पेपर में है। तो कोविड-19 के चलते भारत की वृद्धि दर देखिए नकारात्मक -23% तक हो गई थी, ऐसी कभी नहीं देखी गई थी इतनी, ठीक है। ऐसी स्थिति में संसदीय समिति ने जैव आतंकवाद पर कानून की आवश्यकता को कोविड के सीख के रूप में निर्धारित किया गया है, ठीक है। अगर गलती हो गई है, ठीक है, हम लोग फेल हो गए हैं, ये मानकर ही अब इससे सीख लेनी चाहिए और इस पर एक कानून बनाना चाहिए, एक लॉ बनाना चाहिए, ठीक है। तो क्या है कि अब शुरुआत में अब सरकार अब क्या कर रही है कि अब इकोनॉमी को बेटर करने के लिए अब नए नए उपाय, नए नए तकनीक कर रही है, तो साथ ही साथ इसके लिए भी आगे ऐसी सिचुएशन क्रूशियल हो तो इसको टैकल किया जा सके, तो ऐसे इसके लिए लॉ बनाना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये भी दिया हुआ है, तो आप अपने तरीके से कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली मुझे जो बायो में डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दी गई है, तो इसमें मुझे डायरेक्टली आप मैसेंजर से मुझे आंसर भेज सकते हैं, या फिर यूट्यूब इसके नीचे ही कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते हैं। देखिए जैव आतंकवाद से आप क्या समझते हैं और इनके रोकथाम के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए, तो आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप आगे किसी टॉपिक पर जो लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में या फिर पर्सनली मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं, ठीक है, आपको जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल आपकी यूपीएससी टेस्ट 41 के लिए। जय हिंद, जय भारत, अपने और अपना घर का ख्याल रखिए।